जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जो पढ़ने के लिए कम, पढ़ाने के लिए कम, विवाद के लिए ज़्यादा हिंदुस्तान में जाना जाता है। और उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं, आपके सामने घूम रहा होगा। वहीं से एक शब्द निकला था, टुकड़े टुकड़े गैंग। वहीं से एक शब्द निकला है कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो। अमृतांशु जी हैं जो कि जेएनयू गए हैं, जेएनयू में बवाल करके आए हैं और बिहार आए हैं। इनसे हम बात करते हैं कि जेएनयू में विवाद आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, और वो लोग किस मानसिकता के लोग हैं जो ब्राह्मण और बनिया को हिंदुस्तान में रहने देना नहीं चाहते हैं। जेएनयू गए थे, जेएनयू में काफी विवाद हुआ, भी देख रहे थे, काफी एकदम ट्रेंडिंग में थे। अच्छा, उस मानसिकता को आप किस नजरिए से देख रहे हैं कि ब्राह्मण और बनिया को लोग हिंदुस्तान के नहीं मान रहे हैं? देखिए, जेएनयू ये विगत 8-10 सालों में जब से बीजेपी आई है तब से हमको लगता है कि वहाँ ये चीज़ मतलब एक पहले हो सकता है कि ये चीज़ हुआ करता था, कम्युनिस्ट माइंडसेट था जेएनयू का शुरू से, लेकिन इतना उभर कर सामने वो लोग नहीं आते थे या उतना लाइमलाइट मीडिया इसको कवर नहीं करती थी, ये भी कह सकते हैं। आज फिलहाल जब से ये बीजेपी आई है सरकार में, सेंटर में, और क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जेएनयू, वहाँ एक तरीके से जानबूझकर उकसाना जिसको कहते हैं जेएनयू में अब शुरू हो गया है मोदी के विरोध में, क्योंकि मैक्सिमम जो वहाँ फैकल्टीज़ हैं, जो टीचर्स हैं, दो ही तरीके के टीचर्स आपको जेएनयू में मिलेंगे, एक फेमिनिस्ट माइंडसेट के और दूसरे जो आपको टीचर्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे कम्युनिस्ट माइंडसेट के। और कम्युनिज्म और फेमिनिज्म में बहुत समान अंतर है, इक्वल अधिकार का बात करता है। यहाँ पर दिक्कत क्या आ जाता है कि जेएनयू में सबसे पहले इन लोगों ने किया क्या है कि पहले तो एक स्टूडेंट्स को एक गलत विचारधारा पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ की जब शिक्षक ही आपके उनमें खोट होगा तो विद्यार्थी कहाँ से आपको उपज कराएंगे। दिक्कत क्या हुआ है कि जेएनयू की फैकल्टीज़ कम्युनिस्ट माइंडसेट की का प्रचार करते हैं। आप अगर जेएनयू का कोई, अगर आप लोगों में से कोई परीक्षा दिया होगा एंट्रेंस, तो अपने एंट्रेंस में आप अगर उसका तैयारी करेंगे तो साफ साफ आपको बताया जाएगा कि थोड़ा कम्युनिस्ट फ्रेंडली और फेमिनिज्म फ्रेंडली आप आंसर लिखिएगा तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, उसमें नंबर आपको जल्दी मिलता है, ज़्यादा अच्छा मिलता है। यही अगर आप राइट विंग की तरह अगर उसमें आंसर करते हैं तो आपका एंट्रेंस में ही छाप दिया जाता है, तो आपका एंट्रेंस ही नहीं है जेएनयू में। इसी वजह से टाटा ने जिस वक्त भारत तेरे टुकड़े होंगे का ये नारा लगा था जेएनयू से, टाटा ने साफ ये निर्देश निकाल दिया था कि जेएनयू और जेएनयू से संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति टाटा में नौकरी नहीं करेगा। अगर आप एनी हाउ किसी भी तरीके से अगर जेएनयू के स्टूडेंट से किसी तरीके से परिचित भी हैं और आपका परिचय निकल जाता है उनसे, तो टाटा में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, इसके लिए दोषी कौन है? इस मानसिकता के लिए दोषी कौन है? जेएनयू में बैठे वो तमाम जो वहाँ के प्रिंसिपल या प्रोफेसर जो लेक्चरर वहाँ पे हैं वो है, या फिर वहाँ जिसकी सरकार है, या फिर वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में वो है? दोनों कहीं ना कहीं दोषी हैं। सरकार सिर्फ एक विधवा विलाप करे दिखाकर, और मीडिया विधवा विलाप करे कि यहाँ गलत हो रहा है, देखिए जेएनयू में ऐसे हो रहा है, जेएनयू में ऐसे हो रहा है, और उसके ऊपर लगाम नहीं कसे। जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप आज तक वहाँ कैमरा नहीं लगा पाए। जेएनयू के कैंपस के अंदर हॉस्टल्स में कैमरा नहीं लगा है, उनका बपौती चलता है, जो मन है वो करेंगे, लेकिन कैमरा नहीं रहेगा। रातों रात लिख दिया पूरे दीवार पर कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो, नहीं तो एक खूनी संघर्ष के लिए तैयार रहो, देयर विल बी ब्लड ऑल ओवर लिखा हुआ था उसमें। इतना बड़ा हिम्मत आया कहाँ से? अगर यही कैमरा होता तो कोई नहीं आते ना सामने। बिल्कुल। आप आज तक कैमरा वहाँ नहीं लगा पाए। वहाँ का जो वाइस चांसलर है, देखिए चांसलर गवर्नर होता है, वाइस चांसलर जो है वो यूनिवर्सिटी हेड होता है। चांसलर जो है वहाँ दिल्ली में क्योंकि लेफ्टिनेंट होते हैं, ठीक है। चांसलर्स अब जब चाहेंगे तब वहाँ पर शिकंजा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक विक्टिम कार्ड खेलने के लिए बीजेपी इसको इस्तेमाल करती है, देश में एक माहौल बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। आपके अंदर उतना पावर, इतना क्षमता है कि आप जब चाहे जेएनयू में इस तरीके की गतिविधियों को रोक सकते हैं, आप जब चाहे इस तरीके के फैकल्टीज पर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं। देखिए, आप जो बोले, आपके बातों से एक चीज स्पष्ट होता है कि 2014 से पहले ये सब चीज जेएनयू में नहीं दिखता था। ये एकदम ही फैक्ट बता रहे हैं कि 2014 के बाद इन जेएनयू ज्यादा विवाद में रहा है। कन्हैया कुमार जेएनयू के ही प्रोजेक्ट हैं, छात्र संघ के वहां अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये अलग चीज है, जब कन्हैया कुमार देशद्रोही है तो अभी तक साबित क्यों नहीं कर पाई? यही बात हम आपको बार बार कह रहे हैं कि कहीं आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी का इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है? देखिए, कन्हैया कुमार प्रो बीजेपी है, जैसे अर्नब गोस्वामी है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी है। इन लोगों को बीजेपी ने ही खड़ा किया है एक देश में माहौल बनाने के लिए। कन्हैया कुमार पे इतना बड़ा एलिगेशन है, सेडिशन का चार्ज लगाया गया है। हाँ, सेडिशन का चार्ज लगाया हुआ, आज तक चार्जशीट में फाइल नहीं हुआ है, पता नहीं जिक्र हुआ है कि कन्हैया कुमार साबित नहीं कर पाई है पुलिस की दोषी थे कि नहीं थे। उमर खालिद जेल में है ना, इनके ऊपर साबित हो गया। कन्हैया कुमार क्यों नहीं है? वो कांग्रेस में एक अच्छे पद पर काबिज हो जाते हैं,
पार्टी बदलने के बाद, आज वो देश का एक बड़ा नेता बन जाता है, लेकिन उसके ऊपर वो सिटीजन का चार्जेस फ्रेम नहीं हो पाता है। दिल्ली पुलिस ही फ्रेम नहीं कर पाती। इससे आपको समझ में नहीं आता है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस, बीजेपी सब कन्हैया के साथ मिली हुई है। उसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाता है, सिक्योरिटी में है ना आज कन्हैया, जहां जाता है उसको सिक्योरिटी मिल के जाता है। ये सब सरकार ही दे रही है। इसमें सोचने वाली बात है कि लोग अपने आप को बेवकूफ़ बना लेते हैं सरकार की रणनीति में फंसकर। लोग एक माहौल में अंधभक्तों की तरह चल रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कहाँ से गेम खेलती है। जेएनयू में ये चीज़ें पहले थी, कम्युनिस्ट विचारधारा हर जगह था, पटना यूनिवर्सिटी में भी है, आज भी है। एआईएसएफ ऐसा है, दिनकर जी भी हमारे कम्युनिस्ट विचार, बेगूसराय पूरा उसको सेकंड मॉस्को कहा जाता है, लेनिन का गढ़ कहा जाता है बेगूसराय को। लेकिन कहीं इस तरीके का घटना आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा कि आप किसी जाति को। यहां जब से जेएनयू में इस तरीके का प्रकरण शुरू हुआ है, पटना यूनिवर्सिटी में भी यही पिछले साल एक प्रकरण हुआ था कि भगवा जला दिया गया था। अब पटना यूनिवर्सिटी का जो एआईएसएफ और जाप से जो प्रेसिडेंट हुआ था गठबंधन से, उसने ये जलाते हुए एक वीडियो जारी किया था, जिस तरीके से जेएनयू में जारी किया गया था भगवा जलाते हुए वीडियो, और विवेकानंद की मूर्ति को कवर कर दिया गया था। और उस वीडियो में कहा गया था कि नीचे लिख दिया गया था कि भगवा लीव इंडिया, भगवा लीव द कैंपस। वही चीज यहां भी दोहराया गया। मतलब कि देश की राजधानी में का जो सेंट्रल सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू, वो बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत है पूरे भारत में, जो छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज हैं। और लोग अब कॉपी करना उनका शुरू कर रहे हैं। एक तरह का माहौल बनाने के लिए जेएनयू का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में, ताकि एक तरीके गोलबंद कर दें इन लोगों को और उसके खिलाफ एक माहौल बना दें हिंदुओं को। अच्छा, ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो, उनके दीवार जेएनयू में दीवार पे लिख देने से क्या पूरे हिंदुस्तान का बनिया और ब्राह्मण भारत छोड़ देगा? जिस यूनिवर्सिटी का नाम ही एक ब्राह्मण के नाम पर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम है, वहां आप लिख रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। कभी पॉसिबल है? आप अपने सोचिए कि बनिया भारत छोड़ो। दोनों, अगर हिंदुत्व की हम बात करें तो ब्राह्मण जो है सो हिंदुत्व का रीढ़ माना जाता है। रीढ़ इन द सेंस स्पाइनल कॉर्ड है वो, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ना ब्रेन के बाद दूसरा सबसे अहम हिस्सा है शरीर का, कि अगर सुप्त अवस्था में दिमाग चला जाता है तो तब तक के लिए आपके शरीर के फंक्शंस को कंट्रोल आपका स्पाइनल कॉर्ड करता है। अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो आप जान रहे हैं, नर्वस सिस्टम को पूरा कंट्रोल आपका स्पाइनल कॉर्ड करता है। अब ब्राह्मण जिसको हम रीढ़ कह रहे हैं, उसकी आवश्यकता हिंदू धर्म में 16 संस्कार कराने के लिए, नामकरण संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता है आपको। अगर ब्राह्मण 2 मिनट के लिए कह दें कि हम आपका अंतिम संस्कार नहीं कराएंगे, हम आपका नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, जो उपनयन संस्कार नहीं करवाते हैं, शादी ब्याह नहीं करवाते हैं, तो आप हिंदू रह जाइएगा? बिल्कुल नहीं रहिएगा। तो ये ही ब्राह्मण की वजह से हिंदुत्व अभी तक बचा हुआ है और टिका हुआ है। अगर आप इनकेस आप जुयूसु एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, आपको याद है नहीं है, आज से 2000 साल पहले अंग्रेजों ने एक जुयूसु प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी धर्म को अगर खत्म करना है ना, तो उसका जो ब्रेन है उसको खत्म कर दो। तो अंग्रेज उस समय, क्योंकि मोहम्मद आए नहीं थे, इस्लामीकरण पृथ्वी पर नहीं शुरू हुआ था, तो अंग्रेजों ने ये थ्योरी बनाई थी, जुयूसु प्रोजेक्ट उसको कहते हैं, कि ब्राह्मणों को खत्म कर दीजिए तो अपने आप हिंदू धर्म ध्वस्त हो जाएगा। और जैसे ही हिंदू धर्म ध्वस्त होगा तो आदमी को अपना अंतिम संस्कार कराने से लेकर के विवाह का कार्यक्रम कराने तक के लिए किसी न किसी एक धर्म में धार्मिक रीति रिवाज की जरूरत रहेगी। तो वो ऑटोमेटिक है कि उस समय हिंदुत्व के बाद या सनातन धर्म के बाद एक क्रिश्चियनिटी ही था जो दूसरा धर्म था, तीसरा ऐसा जोरास्ट्रियनिज्म के बाद। तो वो लोग जानते थे कि जोरास्ट्रियनिज्म को खत्म कर दिए हैं वो लोग, लगभग क्रिश्चियनिटी दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन था उस समय। तो उन लोगों का कहना था कि जैसे ही हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा तो सब लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे। और अब वही थ्योरी अपना रहे हैं इस्लाम को मानने वाले। यही चीज चाह रहा है। आज आप पप्पू यादव का एक बयान आप सुने होंगे कुछ दिन पहले कि सबसे पहले हम बाबा और ब्राह्मणवाद खत्म कर देंगे, हम सरकार में आएंगे। तब 2017 में उन्होंने एक बयान दिया था। उसके बाद से जितने भी एक उनके समाज के लोग हैं, उनके मानने वाले लोग हैं, ब्राह्मणवाद का एक नया माहौल बिहार में भी खड़ा हुआ कि ब्राह्मणवाद खत्म करना। अब वहां पर भी लिखा जा रहा है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, और दलील पप्पू यादव की पार्टी ने दिया कि हम लोग ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं। तो आपने ये तो नहीं कहा कि ब्राह्मणवाद तो एक विचारधारा है, और ब्राह्मण और बनिया कोई विचारधारा तो नहीं है। तो आपने साफ साफ लिखा है कि ब्राह्मण्स एंड बनियाज लीव द कैंपस, ब्राह्मणवाद का जिक्र कहीं नहीं है। ये लोग माहौल ही बना रहे हैं इस तरीके से ताकि हिंदू धर्म इतना कमजोर हो जाए, और बाद में ये लोग फिर रोएंगे कि हमारा धर्म में हमको कुछ बढ़िया दिखाई नहीं दिया, इसलिए इस्लाम से हम लोग प्रेरित थे, क्रिश्चियनिटी से हम लोग प्रेरित थे, तो हम लोग क्रिश्चियनिटी अपना लिए। आज आपका सबसे ज्यादा कन्वर्जन चल रहा है पूरे भारत में, बिहार में क्रिश्चियनिटी का सबसे ज्यादा कन्वर्जन बहुत जोर शोर से किया जा रहा है। हर जगह आप देखेंगे कि होनोलुया करके वो लोग बाइबल बांट रहे हैं और हर जगह कन्वर्जन करा रहे हैं। ये सारा का जो उपज है ना, ये कहीं ना कहीं जेएनयू है। ये सारा विचारधारा का उपज है। बहुत संख्या में वहां पहुंचे थे जी। इससे क्या लगेगा कि ये सब चीज पे कमांड होगा? देखिए, संख्या दिखाने के लिए हम वहां नहीं पहुंचे थे। हमने 10 दिन पहले ये चैलेंज किया था, ये बात कही थी कि जेएनयू में वामपंथ का ये सारा किया धरा है, वहां कोई एक धर्म नहीं कर रहा है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है कि आपको हिंदुओं को जबरदस्ती रोजा रखने के लिए कहा जा रहा है। जेएनयू का एक लेफ्टिस्ट विचारधारा है,
और लेफ्टिस्ट जय भीम जो एक विचारधारा आजकल चल रहा है, वो लेफ्टिस्ट विचारधारा में इस्लामिक विचारधारा जबरदस्ती पैठ किए हुए है और अब पूरा मिलाकर लेफ्टिस्ट हो गए हैं। मुस्लिम और लेफ्ट वाले मिलाकर अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं। तो मेरा यह था कि जहां जहां वामपंथ है वहीं पर सिर्फ विवाद क्यों है, वहां सिर्फ एक ही धर्म से विवाद क्यों है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति किसी क्रिश्चियन या फिर मुस्लिम से के खिलाफ कोई बैर खोलता है, या फिर मौलानाओं के खिलाफ, हलाला के खिलाफ कभी बोला हो कोई कम्युनिस्ट। कभी जेएनयू ने कह दिया हो कि हलाला नहीं चलने देंगे, दीवार पे लिख दिया हो कि ट्रिपल तलाक बैन कर देंगे हम लोग। कहीं आपको नहीं मिलेगा। कोई भी कम्युनिस्ट कभी भी इस्लामिस्ट का विरोध नहीं करता, लेकिन हिंदुत्व का विरोध उन दोनों को, उनको खुश रखने के लिए, उनको क्या कहते हैं उसको, तुष्टिकरण के लिए हिंदुओं का विरोध करने से उनको लगता है कि हमारे पास एक बड़ा समर्थन मिल जाएगा मुसलमानों का, तो हम अपना विचारधारा थोप सकेंगे भारत पर, और इसलिए ये कर रहे हैं। तो मेरा चैलेंज था यही कि जहां जहां वामपंथ, बिहार में जब वामपंथ अपने चरम पर था 90 के दशक में, तो यहां बिहार ने उनके छाती पर एक झंडा गाड़ दिया था रणवीर का। हम रणवीर सेना नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस सेना को इन्वॉल्व किया जाता है इस वामपंथ को खत्म करने में। आज बिहार में जो आप प्रगति देख रहे हैं, जो आप इस रोड पर आए होंगे अभी, तो आपको फर्स्ट क्लास रोड मिला होगा NH 98 का। 20 मिनट में आप यहाँ पहुंच गए होंगे पटना से। एक समय था कि यहाँ 2012 तक रोड नहीं बना हुआ था। अभी भी जहानाबाद के कई इलाकों में आप देखेंगे कि भूसा का घर और आपको खपड़ा का घर मिलेगा, और इसका आप लोग तो खुद मगध से हैं तो आप लोग बेहतर जान रहे हैं स्थिति की क्या था। उत्तर बिहार जाके देखिए कितना तरक्की पर है, 4 लेन रोड आपको मिलेगा, हर जगह पक्का का मकान मिलेगा। आज भी आपको मिट्टी का मकान देखने को मिल जाएगा मगध क्षेत्र में। 20 साल पीछे हैं हम लोग इसी वामपंथ की वजह से। ना स्कूल बनने दिया जाता था, ना चलने दिया जाता था कि स्कूल रहेगा तो बच्चे पढ़ जाएंगे, ना कहीं स्वास्थ्य संस्थान बनने दिया गया, ना कहीं रोड तैयार किया गया। रोड जहां बनता था वहां नक्सली डायनामाइट लगा के उड़ा देते थे, इसलिए उड़ा देते थे कि वहां पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी, अगर जहां हमारा आर्मी पहुंच जाएगी, इसलिए हमको ऑपरेशंस करने में नहीं बनेगा। तो आज इसी रणवीर और इसी बाबा परमेश्वर का एक योगदान था, जिसकी वजह से कि आज इतना पीसफुल माहौल आप मगध में देख रहे हैं। तो जहां जहां वामपंथ हावी होगा, वहां हमको लगता है कि एक परमेश्वर विचारधारा ही है जो उसको काउंटर कर सकता है। तो जेएनयू में अब एक रणवीर और परमेश्वर विचारधारा का आना जरूरी रह गया, और इसलिए हमने ये चैलेंज किया था। अंदर पोस्टर्स हमारे जाने से पहले ही लग गए। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा सारा जो गेम है वो भाजपा का प्लानिंग गेम है, भाजपा ही का गेम। हमने पहले भी कहा कि ये माहौल हम लोग क्या बेवकूफ है, नहीं समझ में आता है कि इलेक्शन जब आने वाला होता है, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन चल रहा था उसमें, दिल्ली में उस समय एमसीडी का इलेक्शन चल रहा था। ये माहौल सारा बनाया हुआ था भाजपा का ही, और कहीं ना कहीं हर इलेक्शन के समय में भाजपा इन्वॉल्व रहती है, लेकिन फायदा इस बार नहीं उठा पाए। कहना कि कभी कभी हम लोग जैसा लोग माहौल चेंज कर देता है। तो सुन रहे थे, ये दिल्ली में थे, और दिल्ली में जेएनयू के विवाद में ये लोग काफ़ी मुखर रहे और लोगों के बीच रहे। जिस फायदे के लिए भाजपा इस्तेमाल की थी, ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो, शायद वो असर नहीं दिख रहा है, ये अमृतांशु जी का मानना है। और बाकी भाजपा का क्या आइडियोलॉजी है, क्या विचार है, आप लोग भी देख ही रहे होंगे। और ये विवाद 2014 के बाद से ही जेएनयू में क्यों पैदा होता है, ये भी एक सोचने वाली चीज़ है। और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट आपका, हाई कोर्ट आपका, गृह विभाग आपका, गृह मंत्री आपका, वित्त मंत्री आपका, फिर भी आपके साथ पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, उसके बाद भी जेएनयू में अगर इस ढंग का विवाद होता है तो कहीं ना कहीं दोष आपका है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद विचार कीजिए। बाकी इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद, जय हिंद।